चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे? तो भैया ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्सेप्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या लिंक है इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल में, और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके कितनी आप इकोनॉमिक ग्रोथ और कितना ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ा सकते हो, क्या जरूरत है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की एजुकेशन और हेल्थ पे, और इंडिया का एजुकेशन अटेनमेंट का इस समय पे क्या स्टेटस चल रहा है। देखिए यहाँ पे कोट कहा गया है, द विजडम ऑफ एक्सपेंडिंग public and private funds on education is not to be measured by the direct fruits alone. It will be profitable as a mere investment to give the masses of people much greater opportunities than they can generally avail themselves of. For by this means many who would have died unknown are enabled to get start needed for bringing out latent abilities. ये बोला अल्फ्रेड मार्शल में। एक लाइन में समझाता हूँ कि ये बोल क्या रहे हैं। अगर आप पब्लिक का कैसा या प्राइवेट पैसा, यानी कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने घर वालों को पढ़ाने के लिए, फैमिली मेंबर्स जो भी पैसा एजुकेशन में खत्म करते हैं, इसके आपको सीधे सीधे डायरेक्ट फ्रूट्स हो सकता है ना मिले, लेकिन आप इसको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरफ मत देखो। मतलब कि अगर आप किसी पर्सन को एजुकेट कर रहे हो, कल की डेट में उसकी नौकरी लिखेगी, घर में पैसा लेके आएगा, सिर्फ इस प्रकार से आप एजुकेशन में जो पैसा खत्म कर रहे हो उसको मत देखो। आप इस प्रकार से देखो कि एजुकेशन से एक इंसान का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और एजुकेशन उस इंसान को वो लेटेंट एबिलिटीज बनाने में मदद करती है जिससे कि वो अपनी पहचान बना सकता है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी एजुकेशन स्किल नहीं है, जिसकी जिंदगी बिल्कुल ही खराब है, वो जब मर जाएगा तो शायद उसको कोई याद भी नहीं करेगा, इसका किया हुआ कोई भी काम कभी याद नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी को एजुकेट करते हो तो आपको उस पर्सन को वो लेटेंट एबिलिटी देते हो कि वो अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकता है, घर वालों के लिए करेगा ही करेगा और सोसाइटी के लिए भी करेगा। कुल मिला के बहुत ब्रॉड तरीके से ये बातें यहाँ पे बोली है अल्फ्रेड मार्शल ने। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड में एक बहुत मेजर चीज क्या रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा है, वो ये है कि भाई इंसान के पास काबिलियत है ज्ञान को अपने पास स्टोर करने का और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का, अपने साथ वालों को देने का। ये जो ज्ञान है वो इंसान ने बहुत प्रकार से दूसरे लोगों को दिया है, बातचीत से दिया है, गाना गा के दिया है, एलोबरेट लेक्चर्स के थ्रू दिया है। तो पहले के जो सन्यासी होते थे, नारायण अलवर्स, ये गाना गा के अपना ज्ञान दूसरों को देते थे। बुद्ध जी ने सरमन्स दे दे के ज्ञान अपना दूसरों को दिया है। बहुत सारी बातें बातचीत के थ्रू आगे आप कह सकते हो कि फैलती नहीं। ऋग वेदा के जितने भी वेद हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार उनको लिख दिया गया। भाई वो लोग गाते रहते थे कन्वर्सेशन के थ्रू, दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी बाद चलते चला आया। जब पेपर बना तो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो लिख लेते हैं। समझ गया बात को? तो यहाँ पे देखिए, हमने ज्ञान को, और पुरानी पीढ़ी जो है इंसान की, उसने ज्ञान को अलग अलग प्रकार से आगे फैलाया है। लेकिन अब देखिए, बट मैन सून फाउंड आउट दैट वी नीड अ गुड डील ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल टू डू थिंग्स एफिशिएंटली। हमें यह भी पता चल गया कि अगर हमको कोई काम करना है तो एफिशिएंटली करना है, तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। वी नो दैट द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। एक पढ़ा लिखा आदमी का जो स्किल सेट है वो हमेशा एक अनपढ़ आदमी के स्किल सेट से ज्यादा होगा, और एक पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा पैसा जनरेट कर सकता है। ये बताना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे आदमी इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, अगर अब तक नहीं दबाया तो इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देखिए, जिस प्लेलिस्ट से आपको फायदा हो रहा है, बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे, हो सकता है उनको भी फायदा हो रहा हो, तो आप जितना ज्यादा वर्ड ऑफ द माउथ या लिंक शेयरिंग थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू अगर इन वीडियोस को शेयर करोगे तो मदद मिलेगी। और कुछ तरीका करना चाहते हैं मदद करने का तो आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपकी जेन्युइन डॉक्टर जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो भी मेरी करंट अफेयर्स की पीडीएफ आती है, डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स, उनकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता रहता हूं। मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, क्योंकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता। फिर भाई आगे बताया जा रहा है, एजुकेशन इज सॉट नॉन ओनली एज इट कन्फर्स हायर लर्निंग कैपेसिटी। एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं लेता है कि इंसान कि भाई उससे वो पैसा कमा सकता है। एजुकेशन के और भी बहुत से फायदे हैं। पैसा तो आप उससे कमा ही सकते हो, लेकिन अनपढ़ आदमी का पैसा कमा लेता है, बड़े बड़े जमींदार ठेकेदार पैसा कमाते हैं, वो खैर एक अलग बात है। परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि आपने पैसा कमाया, एजुकेशन आपके पास नहीं है, आपने उससे पैसा कमाया, लेकिन एजुकेशन के और भी बहुत सी चीजें। तो भाई बेटर सोशल स्टैंडिंग, तो अगर आप IIM अहमदाबाद के पास आउट हो, या IIT दिल्ली या बम्बई या कानपुर से आपने अपना बीटेक किया है, तो भाई आपको लोग मानेंगे, अरे भाई IIT का पढ़ा हुआ है, IIM का पढ़ा हुआ है। इसके साथ एक प्राइड एसोसिएटेड होती है। ये फायदे हैं एजुकेशन का। तो पैसा तो मिलता है, ये साथ साथ ये चीजें भी मिलती हैं, ठीक है। प्लस एजुकेशन के साथ साथ आपके अंदर बुद्धि आती है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या क्या चॉइसेस लेनी है, आपको अपनी जिंदगी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं।
आपकी सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने की ताकत, चीजों को अलग तरीके से करने की ताकत और चीजों को इनोवेटिव तरीके से करने की ताकत, जो कुछ भी आपकी चारों तरफ सोसाइटी में हो रहा है आप उसको और बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ये डिसाइड करेगा आपकी इनोवेशन की कैपेसिटी पे। फिर भाई क्या बताया जा रहा है, मोर ओवर द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स एडाप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो भाई एडवांस्ड लेबर फोर्स होगी तो वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ने लगातार स्ट्रेस किया है कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना एक नेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक नेशन को डेवलप करना है तो उसको अपने देश के लोगों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी वो डेवलप कर पाएगा। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, एडुकेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू फार्मर्स कैन रेज प्रोडक्टिविटी इन फार्म। एक ये फार्मर है, इसके पास ट्रैक्टर है भाई, एडवांस तरीके से ये अपने खेत में काम कर रहा है, तो देखिए कितना प्रोड्यूस हो रहा है और सिमिलर अमाउंट ऑफ खेत से ये पर्टिकुलर पर्सन केवल इतना प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि इक्वल साइड ऑफ लैंड है, तभी ये मुझसे ज्यादा ईल्ड लेके आ रहा है, ज्यादा पैदावारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के फील्ड में तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तुमसे ज्यादा उसके पास चीजें करने की काबिलियत है। ये अलग बात है कि हो सकता है कि काबिलियत तुम्हारे पास भी हो, सीड्स ना हो खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर ना हो, वो एक डिफरेंट चीज है। बट यहाँ पे स्किल सेट और नॉलेज की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। देखिए हमारे पास फिजिकल कैपिटल बहुत सारे हैं, जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल जमीन। तो जमीन क्या है? एक फिजिकल रिसोर्स है। तो आप जमीन पे फैक्ट्री लगा सकते हो, ठीक है भाई, बड़े बड़े वर्कशॉप्स को बना सकते हो, ये क्या है? दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है भाई। उसके बाद इट कैन टर्न ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक नर्सेस, फार्मर, टीचर्स, स्टूडेंट्स इनटू ह्यूमन कैपिटल्स लाइक इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। एक देश की बात हो रही, एक देश अपने फिजिकल रिसोर्सेज को और प्रोडक्टिव फिजिकल कैपिटल और एसेट से बदल सकता है। तो जमीन पे अगर आपने पौधे उगा दिए तो उससे खाने को चीजें मिल गई। जमीन पे अगर आपने फैक्ट्री लगा दी, उस फैक्ट्री से आपने कारें, बाइसिकल बनानी शुरू हो गई, तो आपने फिजिकल कैपिटल बना दिया। उसी प्रकार से एक कंट्री ना नर्सेस, फार्मर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इन सबको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता है। तो नर्सेस, फार्मर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बताया गया है और इनको ह्यूमन कैपिटल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स में बदला जा सकता है। तो एक मेडिकल स्टूडेंट कल के डेट में डॉक्टर बन के आएगा सामने, तो जो भी एक्सपर्ट होगा, जिस चीज का भी एक्सपर्ट होगा वहां पे इलाज करेगा, ठीक है भाई। तो कैंसर का पेशेंट होगा तो कैंसर का इलाज करेगा। तो एक स्टूडेंट था जो कि एक डॉक्टर में बदल गया, मतलब कंट्री ने उसको एजुकेट करके, ट्रेन करके एक पोटेंशियल ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। उसी बार तरीके से टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा के इंजीनियर बनाते हैं और नाना प्रकार के स्किल सेट उनके अंदर लेके आते हैं और फिर उस स्किल सेट का इस्तेमाल सोसाइटी में करके लोग एक कंट्री की सोसाइटी के एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये लोग, यही ह्यूमन कैपिटल आगे लेके जाते हैं, ठीक है भाई। सोसाइटीज और कंट्रीज को जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब वो कॉम्पिटेंट पीपल, वो काबिल लोग जिनको अलग अलग फील्ड्स में पढ़ाया लिखाया गया है, ट्रेन किया गया है एज प्रोफेसर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स, और फिर वो फाइनली अपना रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए दूसरा ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। नहीं, नर्सेस, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये अपने आप में ह्यूमन कैपिटल है और ये ह्यूमन कैपिटल और एडवांस्ड ह्यूमन कैपिटल बनाएगा। तो एक आईआईएम का प्रोफेसर आईआईएम के कॉलेज में बैठ के किसी एक आईआईएम के ग्रेजुएट को ऐसी ऐसी चीजें बनाएगा जिससे वो जाके आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करेगा किसी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में और इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करेगा। समझ गए बात को? इसका मतलब ये है कि हमको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि और स्पेशलाइज्ड ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सके, जिसको आप बोल सकते हो एडवांस लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हालांकि ये सब ह्यूमन रिसोर्स है। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के बारे में कुछ चीजें समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल का सोर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री के बीच में रिलेशन क्या है। अभी आपको बताया भाई ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी। अभी कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बन रहा है, कोई बड़ा डॉक्टर बन रहा है, तो वो कैसे ना कैसे करके इकोनॉमी में जरूर करेंगे। डॉक्टर्स बीमार लोगों को ट्रीट करेगा तो वो बीमार लोग आगे जाके वर्क करके हमारी कंट्री की, सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी ही तो बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन इज लिंक टू मैंस ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है ना भाई। सरकार क्या रोल प्ले कर सकती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल की। बात कीजिए क्या सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। तो सबसे पहले तो भैया आपको एजुकेशन में करना पड़ेगा इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट इज एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, एक इंसान के अंदर काबिलियत आएगी, एक इंसान के अंदर काबिलियत आएगी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोडक्टिव एसेट में बदल देगा। कुछ और चीजें में आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करो, आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक इंसान डिजीज फ्री रहेगा, हेल्दी रहेगा, हेल्दी रहेगा तो और अच्छे से काम करेगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग,
तो किसी भी काम में लगाने से पहले उस इंसान को पहले सिखाओ कि वो काम किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स है। माइग्रेशन कैसे, तो भैया इंडिया में IIM अहमदाबाद से किसी ने ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में MBA किया और कल की डेट में अमेरिका में कॉग्निजेंट की कंपनी के HRD डिपार्टमेंट का हेड बन के वो बैठा हुआ है। तो माइग्रेशन हुआ ना, इंडिया का एक IIM ग्रेजुएट माइग्रेट करके US में जाके काम कर रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमन कैपिटल का ड्रेन है इंडिया से, और ह्यूमन कैपिटल का आप कह सकते हो इंपोर्ट है USA में, तो वो US की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। फिर इंफॉर्मेशन भी एक प्रकार के ह्यूमन कैपिटल है। इंफॉर्मेशन में आपकी एजुकेशन, नॉलेज, सही समय पे सही जानकारी, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन पे पैसा क्यों खत्म करते हैं, क्योंकि एजुकेशन पे पैसा खत्म करने से, आप देखिए इसको रिलेट किससे किया गया है। एजुकेशन पे अगर इंडिविजुअल्स पे पैसा खत्म किया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये किसके बराबर है? इट इज इक्विवेलेंट टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कंपनी है, मान लीजिए वो बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, तो हो सकता है वो 1000 लेबर हायर कर ले, या 1000 लेबर के बजाय 5 मशीन हायर कर ले। अभी हो सकता है वो 5 मशीन 5 करोड़ रुपए की आ रही हो और लेबर हायर करना की कॉस्ट लाखों में आ रही हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो कंपनी देखेगी, तो कंपनी देखेगी कि अगर हम ये 5 मशीन खरीद लेते हैं, तो इस मशीन से पहले तो हम लोग अपना रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म में अगर इन एम्प्लॉयज की सैलरी देखोगे तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन के चलते इनको मैनेज करने पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा, तो वहां पे कॉस्ट कटिंग भी हो रही है। तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे। तो कंपनी क्या करती है? कैपिटल गुड्स बनाती है, मशीनों में इन्वेस्ट करती है। इन मशीनों से वो अपना रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, तो उस रेट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से उनका काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, वो जल्दी प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा पाएंगे, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। इसी प्रकार से इंडिविजुअल्स होते हैं। एक इंडिविजुअल 12वीं कक्षा के बाद अगर आप बोलोगे उसके पास क्या काबिलियत है, मान लो पढ़ा लिखा है, तो बिना पढ़ा लिखा बंदा क्या करेगा? लेबर ही कर सकता है। अगर आप 12वीं पढ़े लिखे हो तो छोटे मोटे अब कह सकते हो कि किसी शोरूम वगैरह में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपने थोड़ा और अच्छी पढ़ाई कर ली, बीटेक कर लिया, तो भाई और अच्छी जॉब मिल सकती है। IIT से बीटेक किया तो और अच्छी, ठीक है भाई। कुछ लोगों ने IIT से बीटेक किया, IIM से MBA किया, फिर UPSC निकल के और IAS IPS बन गए। तो इस तरीके की चीजें हैं। मतलब आप किस हद तक अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है आपके एजुकेशन में। आप कोचिंग की जो फीस देते हो ना, ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। वो अलग बात है कि कोचिंग वाला आपको उल्लू बना दे, ढंग से ना पढ़ाए, तो बात अलग है, ठीक है। हालांकि कोचिंग में पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख भी दे दो, अगर वर्थ नॉलेज मिल रही हो। वर्थ नॉलेज नहीं मिल रही है तो पैसे बर्बाद है, समझ गए। उसी तरीके से अगर एजुकेशन की तरह देखा जाए तो हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट इनपुट है। एक नेशन के डेवलपमेंट में हेल्थ बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि भाई डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बहुत हद तक एक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आप क्या चाहोगे? मान लीजिए आपके अंदर कोई काम कर रहा है, आप हमेशा चाहोगे कि वो हेल्दी हो, आप खुद चाहोगे वो हेल्दी हो, आप खुद चाहोगे आप हेल्दी हो। अगर हेल्थ खराब हो जाती है, सब कुछ बेकार लगने लगता है। अगर आपकी तबियत खराब है ना, आपको 103 डिग्री बुखार चढ़ाओ, आपके बगल में 10 करोड़ रखे हो, आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहोगे कि यार मेरी तबियत जल्दी ठीक हो जाए। ओके, तो बेसिकली एक सिक पर्सन से ज्यादा ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंट कौन होगा? एक साउंड हेल्थ वाला पर्सन एफिशिएंट होगा, ठीक है भाई। अगर एक लेबर बीमार पड़ जाए, उसके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको काम छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ना पड़ेगा तो प्रोडक्टिविटी का लॉस तो होगा ही होगा, उस लेबर की कमाई भी बंद हो जाएगी। इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल में हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना जरूरी है। किस तरीके के स्टेप्स की बात कर रहे हैं? तो भाई प्रिवेंटिव मेडिसिन, छोटे में बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। आपको पता ही है, इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है हमारे यहाँ। इंद्रधनुष अलग अलग प्रकार की बीमारों के लिए एडवांस में वैक्सीनेशन दी जाती है, जिसको आप बोलते हो प्रिवेंटिव मेडिसिन केयर। फिर क्यूरेटिव मेडिसिन केयर होती है कि आप बीमार पड़ गए तो बीमार पड़ने का मेडिकल इंटरवेंशन करके आपकी हेल्थ को सुधारने की कोशिश की जा रही है। फिर सोशल मेडिसिन होती है। सोशल मेडिसिन मतलब हेल्थ के बारे में लिटरेसी। तो भाई आपको बताया जाता है कि अनसेफ सेक्स में इन्वॉल्व ना हो सके, ना हो, नहीं तो HIV हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की सोशल मेडिसिन है। आपको पहले ही बताया जा रहा है। कोरोना के केस में आपको बताया जा रहा है मास्क पहनो भाई, हाथ सैनिटाइज करते रहो, नहीं करोगे गंदी चीज हाथ में लग गई, कहीं कोरोना का वायरस हुआ तो तुमको भी हो जाएगा। तो भाई सोशल मेडिसिन की बात की, क्यूरेटिव मेडिसिन की बात की, प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात की। फिर भाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना, गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, ये सब अलग अलग प्रकार हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर के, ठीक है। और इन प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी, क्यूरेटिव मेडिसिन में भी और सोशल मेडिसिन में भी पैसा खत्म होता है। लेकिन भले ही यहाँ पे पैसा खत्म हो रहा है, हेल्थ में एक्सपेंडिचर हो रहा है, इससे जो हेल्दी लेबर फोर्स है ना, वो बढ़ रही है।
और जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ना वो बढ़ रहा है। इसका और एक जबरदस्त एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो फर्म्स ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं उन वर्कर्स को जो आपके यहाँ पे जॉब लेते हैं। जैसे आपने नॉर्मली अगर बीटेक करी हो, बीटेक के बाद आपका इन्फोसिस में या फिर किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, मेरा जब प्लेसमेंट हुआ था तो मेरे लिए एक लॉक इन पीरियड रखा गया था, ठीक है कि भाई आप, मेरा 2 कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ था। एक तो एसआर रिफाइनरी करके थी जामनगर में, एक एसजे जॉन थॉमसन करके कंपनी थी नोएडा में। दोनों जगहों पे 2 साल का लॉक इन पीरियड था, जो कि पहले वो 4 या 5 महीने ट्रेनिंग कराते थे। उस ट्रेनिंग में बताते थे कि भाई आपको किस प्रकार का काम करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखिए अगर कोई बहुत हायर लेवल की जॉब है तो वहाँ ट्रेनिंग का पीरियड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एमबीए में अगर आप किसी बड़े एमबीए कॉलेज में एमबीए करने जाते हो, खासकर इंडिया की बात नहीं करूंगा मैं, बाहर जैसे लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो गया, अगर वहां पे अगर आप एमबीए करने जाते हो तो आपके एमबीए के प्रोग्राम खत्म होने के बाद 6 महीने की तो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग ही होती है, जिसमें किसी एक कंपनी के साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा और वहां पे आप ट्रेनिंग करोगे। समझ गए भाई? तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग फर्म्स क्यों कराती है अपने वर्कर्स को? ताकि इन ऑन जॉब ट्रेनिंग के थ्रू इन वर्कर्स को ट्रेन किया जाए कि फर्म के अंदर किस प्रकार का काम करना है। ठीक है भाई? ओके, तो दिस ऑन जॉब ट्रेनिंग may take different forms. One, the workers may be trained in the firm itself under the supervision of a skilled worker. तो उस फर्म के अंदर कोई एक स्किल्ड वर्कर इन नए वर्कर्स को बताएगा कि भाई इस कंपनी के अंदर किस प्रकार का काम होता है। 2, the workers may be sent for off campus training. इन वर्कर्स को ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जा सकता है। अब जब इन वर्कर्स को ट्रेनिंग करवाई जाएगी, चाहे आप इनको ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भेजो। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया कि भाई जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हो वहां पे ट्रेनिंग न करा के कहीं और आपकी ट्रेनिंग कराई जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन करते हो, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में पहले तो जो भी आपकी अकेडमी होगी वहां पर ट्रेनिंग होगी, बाद में किसी विदेश के किसी मिशन में आपके साथ आपको अटैच किया जाएगा वहां के काम को समझने के लिए, तो ये ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होगी। मतलब जिस जगह आपको काम करना है उससे थोड़ा अलग जाके आपने ट्रेनिंग की, किसी और जगह जाके आपने ट्रेनिंग की। और इन सब चीजों को करने में फर्म्स को पैसा खत्म करना पड़ता है। कुछ फर्म्स तो 4-5 दिन की ट्रेनिंग करा देते हैं बंद कमरे में बंद करके। छोटी मोटी नौकरियों में जितनी बड़ी नौकरी होती जाएगी उतनी ही आपकी ट्रेनिंग भी बड़ी होती जाएगी। ठीक है भाई? क्योंकि उतना ही स्पेसिफिक स्किल सेट उस काम में आपसे उम्मीद में लाया जाएगा। ठीक है? अब अगर फर्म्स आपके ऊपर इतना पैसा खत्म कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग में, तो एक बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फर्म्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ समय तक जॉब में एसोसिएट रखो। अब ये कंडीशन फर्म्स अलग अलग प्रकार से इंपोज करते हैं। मान लीजिए आपका 12-15 लाख रुपए का पैकेज लगा, तो उसमें 15 लाख के पैकेज में 5 लाख का कंपोनेंट इस बेसिक पे रख देंगे कि आप कम से कम 3 साल तक कंपनी में रहो, अगर नहीं रहे तो आपकी 5 लाख की पेमेंट ब्लॉक कर देंगे, वगैरह वगैरह। इस टाइप के बहुत सारी कंडीशंस रखे जा सकते हैं, डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ठीक है? तो ट्रेनिंग कराने के बाद वो जो कंपनी है वो आपको कुछ समय तक अपने साथ रखना चाहिए, ताकि जो भी आपके ट्रेनिंग पे खर्चा हुआ है कम से कम आपसे उतना तो वसूल ले। ठीक है भाई? तो ये जो एक्सपेंडिचर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर किया है इससे लेबर प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। फिर माइग्रेशन की बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल के लिए। लोग माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स। जब लोग माइग्रेट करते हैं तो उनको हायर सैलरीज मिलती है। अपनी नेटिव जगह से अगर वो किसी और जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं काम करने के लिए, तो वहां पे उनको ज्यादा नौकरी मिलेगी। ये माइग्रेशन थोड़ा हाई लेवल पे भी होता है, थोड़ा लो लेवल पे होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि आपने IIM अहमदाबाद से MBA का और न्यूयॉर्क में नौकरी करने चले गए मॉर्गन स्टैनली में, तो थोड़ा हाई एंड का माइग्रेशन हो गया। इंडिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। आपको पता है रूरल इलाके में नौकरियां तो है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा भयंकर है। ऑलरेडी एग्रीकल्चर ज्यादा भरा हुआ है, उसमें डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, तो लोग गांव से शहरों की तरफ भागते हैं काम करने के लिए। ठीक है भाई? तो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स दूसरी कंट्री में जाते हैं हाई सैलरीज के लिए। जब माइग्रेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। जब आप दूसरी जगह पर रहने जाते हो तो आपका हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा। एक राजस्थान का बंदा न्यूयॉर्क जाके जॉब कर रहा है तो रहने में खर्चा ज्यादा होगा। एक गांव में रहने वाला बंदा शहरों की चौलों में भी आके अगर रह रहा है तो भी खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन तब भी लोग जाते हैं क्योंकि पैसे ज्यादा मिलते हैं। नई जगहों पे बहुत सी अलग चीजें होती है, एक तो जाने आने का खर्चा, दूसरा वहां पे रहने में एक्स्ट्रा खर्चा, तीसरा साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि एकदम से आपका सोशियो कल्चर सेटअप बदल जाता है। अगर आप गांव के साफ और स्वच्छ माहौल के हो तो शहरों की गंदगी में आ जाओगे। अगर आप जोधपुर की आराम से अच्छी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में, तो पता चला न्यूयॉर्क की एकदम हैवीली वेस्टर्नाइज सोसाइटी में आप पहुंच गए। तो यहाँ पे आपका सोशियो कल्चर सेटअप बदल जाता है। अब कुछ लोगों को सेटअप पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है भाई? लेकिन कहीं ना कहीं लोग इन चेंजेस के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ जाती है।
जो उनकी इनहेंस्ड अर्निंग है ना, वो उनके कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन को कॉम्पनसेट कर देती है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आप माइग्रेशन पे खर्चा कर रहे हो, आने जाने पे, रहने पे, तो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हो ही रहा है। फिर भाई इंफॉर्मेशन को अक्वायर करना। पीपल स्पेंड टू अक्वायर इंफॉर्मेशन relating to labor market and other markets like education and health. For example, people want to know the level of services, salaries associated with various types of job, whether the educational institutions provide the right type of employable skills and at what cost. तो भैया लोग इस बात के लिए भी पैसा खत्म करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को अक्वायर कर सकें कि लेबर मार्केट में हालात क्या चल रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बहुत हद तक इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चल रही है। और इन्फॉर्मेशन को अक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आप किसके लिए अक्वायर करते हो? लेबर मार्केट के बारे में, दूसरे मार्केट्स के बारे में। तो ये एक्सपेंडिचर भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली में होता क्या है। एक और आखिरी चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल इज बेस्ड फॉर कंसेप्चुलाइजिंग ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल को कंसेप्चुलाइज करना है तो फिजिकल कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी इंजीनियर या एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसको सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी है। तो ये कंप्यूटर जो फिजिकल एसेट है, ये होना बहुत जरूरी है अगर ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है तो। अब ह्यूमन कैपिटल में और फिजिकल कैपिटल में क्या क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको आगे भी समझेंगे और यहाँ पे भी समझते हैं।